गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 17 मार्च और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे अरुणाचल प्रदेश में थल सेना का चीता हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। आईबीए ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये कहाँ किया है? मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता किसने दे दी है? भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? डीआरडीओ ने किस शहर में एलसीए तेजस पर स्वदेशी पावर टेक ऑफ शाफ्ट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? नानकशाही सम्मत 555 क्या है, जानेंगे इसके बारे में। व्यापक स्व निगरानी ढांचा एटीएल सारथी को किसने लॉन्च किया है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एग्री यूनिफेस्ट का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में डिस्कस करेंगे। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना कितने राज्यों में क्रियान्वित की जाएगी, जानेंगे इस योजना के बारे में। साथ ही में टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय जल धाराओं से संबंधित प्रश्न। कल की क्लास का रिवीजन भी करेंगे। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 15 मार्च से कहां पर शुरू हुई है? नई दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है कि किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मान्यता दी गई है अमेरिका के द्वारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैकमोहन जो लाइन है ना, ये भारत और चाइना के बीच में है, जिसे चाइना अभेद मानता है। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में पारित द्विदलीय प्रस्ताव में मैकमोहन रेखा को अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है और साथ ही में इसे भारत का अभिन्न अंग भी कहा गया है चाइना के द्वारा। प्रस्ताव ने बीजिंग के इस दावे को खारिज कर दिया है कि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश चीनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन इसे अपना क्षेत्र मानता है। इसी को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे खारिज कर दिया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में। तो भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, आप सभी जानते हैं ये बात। हालांकि चीन मैकमोहन रेखा को अवैध मानता है। मैकमोहन रेखा 1914 के शिमला कन्वेंशन के दौरान खींची गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच कन्वेंशन के रूप में वर्णित किया गया था। भारत और चीन की सीमा को 3 भागों में बांटा जा सकता है: पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनेगा कि जो मैकमोहन रेखा है इसे किस देश ने मान्यता दे दी है? तो ये आप याद रखेंगे, अमेरिका के द्वारा दी गई है। सेकंड क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी का यहाँ से बन सकता है तो ये बनेगा कि मैकमोहन जो रेखा है ये किन 2 देशों के बीच है? तो ये ईजिली आंसर आप सभी कर सकते हैं, ये भारत और चाइना के बीच है। आगे डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर के बारे में, जो कि भारत से ही संबंधित है। तो देखिए, क्वेश्चन अगर पूछा जाए इंडो चाइना कितना किलोमीटर है, तो याद रखेंगे 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की चाइना के साथ, जिसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है और कितने किलोमीटर है? तो किलोमीटर भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है। 4096.7 किलोमीटर। म्यांमार के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? तो 1643 किलोमीटर लगती है। पाकिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है इसे हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, याद रखेंगे आप सभी। साथ ही में जो भारत की तटीय सीमा है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। तो ये कुछ संख्याएं हैं जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है।
आगे डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में। रेड क्लिफ, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा अगर आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। मैन रहीन जो रेखा है ये रसिया और फिनलैंड के बीच है। मैगीनाट रेखा ये मिलती है फ्रांस द्वारा यहाँ खींची गई है और ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। 17वीं जो समांतर रेखा है ये किसके मध्य है तो याद रखेंगे ये उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। 38वीं पूछे तो याद रखेंगे ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा, फ्रेंड्स याद रखेंगे ये बहुत पूछी जाती है। 49वीं जो समानांतर रेखा है ये किसके मध्य है तो ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा के मध्य है। ऑर्डर नीचे जो रेखा है ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। इसी के साथ आपको याद रखना है 24वीं समानांतर रेखा। देखिए भारत इसे मान्यता नहीं देता है, लेकिन पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत इसे स्वीकार नहीं करता है। अच्छा, ये रेखा कहाँ पर है तो याद रखेंगे ये कच्छ के पास है। कच्छ जो कि गुजरात वाला एरिया है ना, वहाँ पर। तो याद रखेंगे ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पीडीएफ के अलावा यहाँ पर जो डेली के जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्विज होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी एक बार टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास का जो तीसरा संस्करण है सी ड्रैगन 23, ये कहाँ पर किया जा रहा है तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सी ड्रैगन 23 का जो आयोजन है ये अमेरिका में हो रहा है। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए भारतीय नौसेना का लंबी दूरी का जो समुद्री टोही विमान है जिसे हम कहते हैं P-8I, ये इस अभ्यास में शामिल यानी कि इस अभ्यास में भाग ले रहा है और इसका जो आयोजन है वो अमेरिकी नौसेना द्वारा 15 मार्च से 30 मार्च तक किया जाएगा। कहाँ पर हो रहा है तो याद रखेंगे अमेरिका में हो रहा है। भारत के अलावा इसमें कौन कौन भाग ले रहा है तो जापान ले रहा है, कैनेडियन वायुसेना इसमें भाग ले रही है और कोरियाई गणराज्यीय नौसेना भी इसमें भाग ले रही है। यह एक वार्षिक अमेरिकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। आगे डिस्कस कर लेते हैं युद्ध अभ्यास लेटेस्ट करंट अफेयर, जैसे कि सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने 6 से 13 मार्च तक जोधपुर सैन्य स्टेशन भारत में द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया। आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका तो जोधपुर राजस्थान में किया गया था। अभ्यास ट्रोपेक्स 23 ये भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। भारतीय और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसे हम कहते हैं फ्रेंचेक्स 23 कहाँ पर हुआ फ्रांस। याद रखेंगे फ्रांसीसी सेना के द्वारा यानी कि फ्रांसीसी नौसेना द्वारा इसे किया गया था। द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 कहाँ पर हुआ जापान में। भारत अमेरिका अभ्यास तर्कस कहाँ पर हुआ तो ये चेन्नई में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है कि खबरों में रहा चीता हेलीकॉप्टर HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर इसे बनाया है तो फ्रेंड्स हाल ही में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जिसके कारण ये सुर्खियों में है और इसे HAL ने फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। फ्रांस की कंपनी का नाम याद रखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए ये दुर्घटनाग्रस्त कहाँ पर हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश के बॉमडीला में सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 2 पायलट की मौत हो गई है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो इसे फ्रांस की किस कंपनी ने बनाया है तो याद रखेंगे एरोस्पेटियल जो कंपनी है इस कंपनी के साथ किसने मिलकर इसे बनाया है तो याद रखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे मिलकर बनाया है। पूछा जा सकता है कि किस देश की कंपनी है तो याद रखेंगे फ्रांस की कंपनी है। चीता हेलीकॉप्टर को वर्ष 1976-77 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। चीता हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक इंजन है और जो 5 सीटों वाला हेलीकॉप्टर है, यानी कि इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं तो 5 लोग।
चीता हेलीकॉप्टर बेहद ऊंचाई पर उड़ान भरने में विश्व रिकॉर्ड भी ये बना चुका है। तो ये याद रखेंगे आप सभी कैसे भारतीय सेना में कब शामिल किया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। तो मैप में आप सभी फ्रांस की लोकेशन देख सकते हैं, ये है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस है सीन नदी के किनारे। फ्रांस की मुद्रा को यूरो कहते हैं। वर्तमान में यहाँ की पीएम है एलिजाबेथ बोर्न, जबकि यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों। 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह है ये पेरिस में सीन नदी के किनारे होगा। आई होप आप सभी को ये पॉइंट अच्छे से याद हो गया होगा। यूनेस्को का जो मुख्यालय है यानी कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में है। अगला सवाल है कि भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो फ्रेंड्स ये जो डाक टिकट है ना, ये लग्जमबर्ग के साथ जारी किया गया है। तो 15 मार्च 2023 को 75 साल की मित्रता का जश्न मनाया गया दोनों देशों के बीच, और इस अवसर पर यह संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया गया। याद रखेंगे कि दोनों देश पिछले 20 वर्षों से इस्पात क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। लग्जमबर्ग की एक कंपनी है पोल बर्थ कंपनी। इस सहयोग के तहत पिछले 2 दशकों से यह भारत में काम कर रही है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पोल बर्थ जो कंपनी है ये किस देश की है? तो याद रखेंगे लग्जमबर्ग की ये कंपनी है। आगे लोकेशन मैप में देख लेते हैं कि ये लग्जमबर्ग कहाँ पर आता है। तो ये एक छोटा सा देश है जो कि आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये है लग्जमबर्ग। इसकी जो सीमा है वो जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस से लगती है। याद रखेंगे आप सभी। इसकी राजधानी भी लग्जमबर्ग की है, यानी कि जो इसका देश का नाम है वही इसकी कैपिटल भी है। 1994 में लग्जमबर्ग शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्तमान में यहाँ के पीएम है जेवियर बेटेल। राजधानी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मुद्रा याद रखेंगे, तो मुद्रा यहाँ की यूरो है। अगला सवाल है कि हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना कितने राज्यों में क्रियान्वित की जाएगी? तो फ्रेंड्स विश्व बैंक के साथ इस परियोजना को लेकर भारत ने समझौता किया है और ये 4 राज्यों में लागू होगी। ये 4 राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, याद रखेंगे। इसमें शामिल है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में $500 मिलियन की ऋण सहायता से 781 किलोमीटर के हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता किसके साथ हुआ है? तो ये हुआ है विश्व बैंक के साथ। अगला सवाल है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो एग्री यूनिफेस्ट का जो उद्घाटन है ना, ये बेंगलोर कर्नाटक में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखेंगे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने। 5 दिवसीय यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बारे में बात की जाए तो 60 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 2500 से अधिक प्रतिभाशाली छात्र इसमें शामिल हुए। छात्रों ने 5 विषय संगीत, नृत्य, साहित्य, रंगमंच, ललित कला के तहत 18 कार्यक्रमों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया था। अब डिस्कस कर लेते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर के बारे में। क्या है क्या? तो ये एक स्वायत्त निकाय है जिसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। स्थापना होती है 1929 में। केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं। यह दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क भी है। अगला सवाल है कि डीआरडीओ ने किस शहर में एलसीए तेजस पर स्वदेशी पावर टेक ऑफ शाफ्ट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो ये किया गया कहाँ पर? तो फ्रेंड्स इसका सफल परीक्षण हुआ है बेंगलोर में। किसने किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। तो देखिए इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ द्वारा पावर टेक ऑफ पीटीओ इसे शॉर्ट में बोलते हैं, शाफ्ट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। ये क्या है आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो पीटीओ शाफ्ट को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान चेन्नई द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।
यानी कि इसे बनाया भी किसने है, तो DRDO ने ही बनाया है। PTO एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो विमान के इंजन से गियर बॉक्स तक बिजली पहुंचाता है। ये इसका मेन काम है और इसका सफल परीक्षण DRDO के द्वारा कर लिया गया है। तो याद रखेंगे आप सभी, कहाँ से हुआ है, तो बेंगलोर कर्नाटक से। अब डिस्कस कर लेते हैं हल्के लड़ाकू विमान यानी कि तेजस के बारे में। यह सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, आप सभी जानते होंगे। इसे भारत के HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह अपनी श्रेणी का सबसे हल्का और सबसे छोटा मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसे हवा से हवा, हवा से सतह सटीक निर्देशित और हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अटल टिकरिंग जो लैब्स है कि पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा जिसका नाम है ATL सारथी, इसे किसने लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका संबंध है नीति आयोग से। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो अटल इनोवेशन मिशन यानी कि नीति आयोग ने अटल टिकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा जिसे हम कहते हैं ATL सारथी लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन युवाओं में मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देने के लिए देश भर के स्कूलों में अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना कर रहा है। यानी कि जो अटल इनोवेशन मिशन है इसके तहत क्या किया जा रहा है फ्रेंड, जो देश भर के स्कूल हैं यहाँ पर प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं और इन्हीं प्रयोगशालाओं को और बेहतर तरीके से काम करने के लिए और बेहतर तरीके से अच्छे से मतलब वर्क करने के लिए ये एक सारथी लॉन्च किया गया है जिसे हम कह रहे हैं ATL सारथी। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनेगा कि अटल इनोवेशन का संबंध किससे है या फिर इसे किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग की ये एक पहल है और इसी को बेहतर करने के लिए ATL सारथी को भी लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है कि नानकशाही संमत 555 क्या है, तो नानकशाही संमत 555 एक उष्णकटिबंधीय सौर कैलेंडर है जो कि सिख धर्म से संबंधित है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए इस समय ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नानकशाही संमत 505 शुरू होने पर दुनिया भर के सिख समुदाय को बधाई दी है। यह एक कैलेंडर प्रणाली है जिसे 2003 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो नाम है वो सिख धर्म के संस्थापक यानी कि गुरु नानक देव जी के नाम पर उनकी 500वीं जयंती पर रखा गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था, तो गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा गया था। यह सिख धर्म में उपयोग किए जाने वाले एक उष्णकटिबंधीय सौर कैलेंडर है। इस कैलेंडर का जो उपयोग है वो दुनिया भर के सिखों द्वारा सिख कैलेंडर में महत्वपूर्ण तिथियों और त्योहारों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे कि इसका संबंध किससे है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकता है। अगला सवाल है कि आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। अब ये योजना सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 11 मार्च 2023 तक 2,18,00,000 पक्के घर बनाए जा चुके हैं, इसलिए यह योजना इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। सरकार ने मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2,95,00,000 पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो मार्च 2024 तक। अब इस योजना के बारे में जान लेते हैं। तो आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की थी। इस योजना का जो उद्देश्य है वो 2022 तक सभी के लिए आवास बनाना है। इस योजना के 2 घटक हैं, याद रखेंगे। एक तो ग्रामीण है यानी कि गांव के लिए जो मकान बनाने हैं ग्रामीण लोगों के लिए, और दूसरी शहरों से संबंधित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले इंदिरा गांधी आवास योजना कहा जाता था, जिसे मार्च 2016 में नया नाम दिया गया था। अगला सवाल है जो कि मैंने आपको शुरू में ही पूछा था कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 15 मार्च से कहाँ पर शुरू हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और इसका उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा किया गया। कहाँ पर, इंदिरा गांधी खेल परिसर में। याद रखेंगे आप सभी।
चैंपियनशिप 2006 और 2018 के बाद तीसरा भारत में ही हो रहा है, जो कि किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा है, और यह 26 मार्च तक चलेगा। याद रखेंगे आप सभी। आगे डिस्कस करेंगे आईबीए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बारे में। तो आईबीए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप है, ये द्विवार्षिक मुक्केबाजी प्रतियोगिता है, यानी कि 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि खेल साची निकाय है। अब डिस्कस कर लेते हैं महासागरीय जलधाराओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में। पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो याद रखेंगे वायुमंडलीय हवाएं और महासागरीय धाराएं। अल नीनो जो इफेक्ट है किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो ये विषुवतीय प्रतिधाराओं के साथ संबंधित है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है बेंगुलई जलधारा। किस द्वीप के द्वारा अग्लुहास की जो जलधारा है वो 2 भागों में विभक्त हो जाती है? मेडागास्कर के द्वारा। किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित होती हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इस सागर कौन सा है? तो इसे हम कहते हैं सारगेसो सागर। आगे डिस्कस कर लेते हैं महासागरीय गर्म जल धाराओं के बारे में। तो ब्राज़ील धारा, अलास्का की धारा, क्यूरोशियो जिसे हम जापान की धारा भी कहते हैं, ये भी एक गर्म जल धारा है। याद रखेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये सभी जो 5 धाराएं ये कैसी धाराएं? तो ये गर्म जल धाराएं हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, 4 जल धाराएं आपको दे दी जाती हैं, जिसमें से आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी गर्म जल धारा है या फिर इनमें से कौन सी ठंडी जल धारा है। तो ठंडी जल धाराओं के बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? डेनमार्क। अगला सवाल रिवीजन करेंगे। खबरों में रहा कलकक्कड़ जो मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? तो ये आता है तमिलनाडु में। चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे चक्रवात फ्रेडी आया है मलावी में। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य भारत का बन गया है उत्तराखंड। वर्ष 2023 में भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन की कौन सी वर्षगांठ है? तो 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा है? तो सबसे प्रदूषित रहा है चाड। भारत इस रिपोर्ट में 8वें स्थान पर है। एक्सरसाइज ला परोस के तीसरे संस्करण का जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा हो रहा है इसका आयोजन? जो ला परोस है, तो याद रखेंगे फ्रांस के द्वारा। भारत ने अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? स्वीडन के साथ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है, और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह कप जीत लिया है। फरवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये किसने जीता है? तो इंग्लैंड के युवा क्रिकेटर हैं हैरी ब्रूक, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। विश्व का सबसे तेज एकल शॉट लेजर जो कैमरा है ये किसने बनाया है? तो इसे जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर तैयार किया है। कल के सेशन में जो सवाल आपसे पूछे गए थे आंसर देखेंगे। शिवमोगा जो एयरपोर्ट है इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कावेरी जब तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो वह कौन सा जलप्रपात बनाती है? तो इसका आंसर था होगे नक्कल जलप्रपात। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का नहीं? तो भारत का अटॉर्नी जनरल। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर करेंगे आप सभी। प्रेमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने किसको प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? भारत के किस भूभाग में पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल है? निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।